तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का फिर से कंपनी लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग छोटी छोटी टिप्पणियां पढ़ेंगे और कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में समझेंगे। इसमें वार्षिक आम सभा क्या होती है, सरकारी कंपनी क्या होती है, विदेशी कंपनी क्या होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक टॉपिक को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है। उसको करते हैं इस टॉपिक। भारत का जो कंपनी कानून भारतीय कंपनियों के गठन, संचालन, प्रबंधन और नियमन को नियंत्रित करता है। तो जो कंपनी कानून है वो क्या करता है, भारत में कंपनी है जितनी भी, संचालन हो गया, उनका प्रबंधन हो गया, जो नियमन हो गया, उन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाएं आती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या आता है, विभिन्न अवधारणाएं आती हैं जो कॉर्पोरेट प्रशासन, शेयर धारकों के अधिकारों, निदेशकों के कर्तव्यों तथा सरकारी निरीक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है। इस उत्तर में हम निम्नलिखित 4 अवधारणाओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ बोर्ड यानी कंपनी लॉ बोर्ड CLB क्या होता है। फिर वार्षिक आम सभा एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM क्या होता है। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम लोग कंपनी लॉ बोर्ड से यानी CLB क्या होता है। कंपनी लॉ बोर्ड CLB को देखेंगे कि परिचय। कंपनी लॉ बोर्ड की स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 10E के अंतर्गत की गई थी। कंपनी लॉ बोर्ड की जो स्थापना है वो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 10E के अंतर्गत की गई थी, और इसका उद्देश्य जो है कंपनियों से संबंधित विवादों और अनियमितताओं का न्यायिक समाधान प्रदान करना था। और इसका उद्देश्य जो था वो कंपनियों से संबंधित जो विवाद थे और जो अनियमितताएं थी उनका न्यायिक समाधान प्रदान करना था, इसका उद्देश्य था। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय था, और ये क्या था, एक अर्ध न्यायिक निकाय था। CLB की संरचना देखें तो CLB की संरचना क्या करी, अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और सदस्य यानी कि मेंबर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अध्यक्ष किसके द्वारा और सदस्य जो थे वो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें नियुक्त किए जाते थे। और यह एक स्वतंत्र निकाय था, लेकिन इसके निर्णय न्यायालयों के समान प्रभावी थे। यह क्या था, एक स्वतंत्र निकाय था, परंतु जो इसके निर्णय थे वो न्यायालयों के समान क्या थे, प्रभावी थे। CLB के अधिकार और कार्य को देखते हैं। CLB के अधिकार और कार्य को देखेंगे कि CLB क्या होती है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई। तो कंपनी अधिनियम जो कंपनी लॉ था, कंपनी एक्ट 1956 के अधीन विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करता था। सेक्शन 397, 398 के अंतर्गत ऑपरेशन दमन और कुप्रबंधन के मामलों की सुनवाई हुई है। रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपील, शेयर ट्रांसफर संबंधी विवाद होगा। सेक्शन 111A शेयर रजिस्ट्रेशन का निर्धारण भी CLE के अधिकार और कार्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा CLB का निष्क्रिय होना यानी, और NCLT जो CLB था उसको निष्क्रिय बाद में कर दिया गया, उसकी जगह पे NCLT का गठन किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 408 से राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT का गठन किया गया था। NCLT ने 1 जून 2016 से CLB का स्थान ले लिया था। महत्वपूर्ण निर्णय इसमें था निडल इंडस्ट्रीज वाला, न्यूवे इंडियन होल्डिंग लिमिटेड देखें तो CLB ने इस मामले में कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों का संरक्षण प्रदान किया था। CLB ने क्या कहा था, इस मामले में जो कंपनी के अल्पसंख्यक जो शेयरधारक थे उन्हें एक संरक्षण प्रदान किया था। वार्षिक आम सभा देखते हैं यानी एनुअल जनरल मीटिंग देखते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहेगी यानी AGM क्या होता है, इसकी परिभाषा देखो कि AGM में बैठक होती है जिससे प्रत्येक कंपनी को अपने सदस्यों, शेयर होल्डर के साथ वर्ष में एक बार आयोजित करना होता है। AGM में बैठक होती है जिसमें प्रत्येक कंपनी को अपने जो उसके शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके साथ वर्ष में एक बार जरूर आयोजित करना होता है। ये अंशधारकों को कंपनी की गतिविधियों पर चर्चा और निगरानी करने का अवसर देती है। और यह जो अंशधारक होते हैं उन्हें कंपनी की जो गतिविधियां उन पर चर्चा और निगरानी करने का अवसर भी देती है। कानूनी प्रावधान देखें तो सेक्शन 96 कंपनी एक्ट कहता है कि AGM का आयोजन प्रत्येक वर्ष अनिवार्य है। पहली AGM कंपनी के गठन के 1 वर्ष के भीतर और स्थापना के 9 माह के भीतर होती थी, और अन्य AGM जो होती है पिछले AGM के 6 माह के भीतर। और 2 AGM के बीच में 15 माह से अधिक का अंतर बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब जो 2 जनरल मीटिंग है उनके बीच में 15 महीने ज्यादा अधिक का अंतर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। AGM की प्रक्रिया क्या रहती है कि नोटिस कम से कम 21 दिन पहले भेज देना चाहिए सबको। नोटिस सभी अंशधारकों, ऑडिटर्स और निदेशकों को भेजा जाना चाहिए। नोटिस में दिनांक, समय, स्थान और एजेंडा जो भी हो वो सब उसमें लिखा होना चाहिए। AGM में विचारणीय विषय क्या होते हैं, निदेशकों की नियुक्ति हो गई, ऑडिट रिपोर्ट हो गई और वित्तीय विवरणों की स्वीकृति हो गई, लाभांश की घोषणा करना, ऑडिटर्स की नियुक्ति करना, ये सब इसकी विचारणीय विषय होते हैं, इस पर विचार करते हैं। AGM ना करने पर दंड है कि सेक्शन 99 के अंतर्गत 1 लाख तक का जुर्माना और प्रतिदिन
जितना लेट होगा प्रतिदिन 5,000 का दंड कंपनी और निदेशकों पर लग सकता है, डायरेक्टर्स पे और कंपनी पे इसका लग सकता है। प्रासंगिक केस देखते हैं तो एसोसिएटेड बिस्किट वर्सेस कॉर्पोरेशन वर्सेस सीआईटी। तो एससी ने माना कि एजीएम का उद्देश्य अंशधारकों को जानकारी देना और निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकारी कंपनी देखते हैं यानी गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं, इसमें परिभाषा क्या है, सेक्शन 245 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट में कह रहा है कि सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार या दोनों की मिलकर 51 या उससे अधिक पूंजी हो। मतलब सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों की मिलकर किसी भी कंपनी में 51% की क्या हो, शेयर धारक वो होने चाहिए, तो वह सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी की विशेषताएं देखते हैं तो कंपनी अधिनियम के अनुसार ही गठित होती है और निदेशक मंडल की सरकारी नामांकित अधिकारी होती है। निदेशक मंडल की क्या होती है, सरकारी नामांकित अधिकारी भी होते हैं। और नियंत्रक या महालेखा परीक्षा यानी सीएजी द्वारा क्या कहा जाता है, लेखा परीक्षा की जाती है। उदाहरण देखें तो ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होगा, और भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कोई बेल खाने वाली नहीं है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, ये सब क्या है, सरकारी कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रासंगिक धारा इसमें कौन सी होती है, धारा 394 सरकारी कंपनी के विलय के लिए विशेष प्रावधान है, और धारा 139 और 5 सीएजी द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति का एक प्रावधान है। महत्वपूर्ण निर्णय में देखें तो अजय हासिया और खालिद मुजिब वाला मैटर देखें तो सरकारी कंपनी भी स्टेट की श्रेणी में, जिसकी स्टेट की श्रेणी में आती है, आर्टिकल 12 के तहत कार्य करती है, अतः इस पर संविधान के मौलिक अधिकारों की बाध्यता होती है। सीधी है, इस पर क्या होती है, संविधान के जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनकी बाध्यता होती है। लाभ देखें तो सरकार का नियंत्रण और समर्थन लोकहित में कार्य करती है और सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या करती है, पूर्ति करती है। नुकसान इसमें क्या होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप नुकसान का रूप है। ब्यूरोक्रेसी के कारण निर्णय में विलंब, ब्यूरोक्रेसी कारण निर्णय में विलंब भी होता है। और विदेशी कंपनी यानी फॉरेन कंपनीज क्या होती है, सेक्शन 242 के अंतर्गत इनका क्या करा गया है, व्याख्या की गई है। कंपनी एक्ट में विदेशी कंपनी वह है जो भारत से बाहर गठित हुई हो, भारत में कोई स्थानिक कार्यालय, प्लेस ऑफ बिजनेस रखती हो, मतलब भारत में उसकी कोई शाखा या स्थान, प्लेस ऑफ बिजनेस रखती हो, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी व्यापार करती हो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी क्या करती हो, व्यापार करती हो। ऑनलाइन ही बिजनेस होता है यार भाई। पंजीकरण और अनुपालन यानी सेक्शन 380 से 386 के बीच में ये सब क्या करा गया है, इसको डिफाइन करा गया। भारत में व्यापार करने से पूर्व रजिस्ट्रार और कंपनी के पास पंजीकरण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, विदेशी कंपनी का भी। वित्तीय विवरण देखें तो निदेशकों की सूची, अधिकृत प्रतिनिधि और की नियुक्ति इसमें अनिवार्य होती है। और महत्वपूर्ण प्रावधान देखें तो सेक्शन 381 वित्तीय विवरणों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना, और सेक्शन 384 में भारतीय कंपनियों के नियम विदेशी कंपनियों पर भी लागू होते हैं। फेमा और आरबीआई का अनुपालन यानी विदेशी कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विनियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के रूप में देखें, गूगल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड हो गई, फेसबुक इंडियन ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, नेस्ले इंडियन प्राइवेट लिमिटेड स्विट्जरलैंड पर आधारित है। जो इसके केस में देखें तो टेक्निक होते हैं, यानी जो टेक्निक होते हैं, टेक्निक ऐसे और एसएमएस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वाला मैटर देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि विदेशी कंपनियों को भी भारतीय कानूनों के तहत न्यायालय की अधीनता स्वीकार करनी होगी। और दिल्ली कोर्ट ने यह माना था कि विदेशी कंपनियों को भी भारतीय जो कानूनों के तहत जो न्यायालय की अधीनता उसको स्वीकार करना होगा। और रिवीजन चार्ट इसका क्या कह रहा है, कंपनी लॉ के की कॉन्सेप्ट्स में क्रम देख लो, इधर विषय देख लो, विवरण देख लो, कानूनी धारा, केस लॉ देख लो। सीएलबी क्या है, कंपनी विवादों के समाधान हेतु अर्ध न्यायिक निकाय है। इधर कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 10E के अंतर्गत ये है, इंडस्ट्रीज वाला मैटर देखोगे। एजीएम शेयरधारकों की वार्षिक बैठक को बताइए, जो सेक्शन 96 के अंतर्गत ये डिफाइन करा गया। एसोसिएट बिस्किट और सीआईटी वाला मैटर। सरकारी कंपनी वो होती है कि जो 51% से अधिक सरकारी पूंजी को वो रखती हो, उसके अंतर्गत सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 के अंतर्गत देखोगे। और सेक्शन 139, 394 अजय हासिया खालिद मुजीब वाले मैटर में। और इसमें देख लो कि विदेशी कंपनी क्या होती है, भारत में व्यापार करने वाली विदेशी पंजीकृत कंपनी है। और ये इसकी धाराएं हो गई, सेक्शन 242, 380, 386 के अंतर्गत विस्तारित की गई हैं। और टेक्निक ऐसे वर्सेस एसएमएस होल्डिंग वाला इसमें प्रमुख केस लॉ था।
और इसमें निष्कर्ष आखिरी में यह कह रहा है कि उपरोक्त 4 अवधारणाएं कंपनी विधि की नींव है। सीएलवी ने कंपनी विवादों को विशेषज्ञता के साथ हल करने की आधारशिला रखी है, जिसे अब एनसीएलटी ने अपनाया है। एजीएम अंशधारकों की भागीदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है। सरकारी कंपनियां लोकहित के लिए कार्य करती हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक दक्षता बनाए रखने की चुनौती होती है। विदेशी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश का स्रोत है, लेकिन उन्हें देश में के नियमन और संस्कृति का सम्मान करना होता है। और यहाँ पे हम लोग के चारों अवधारणाएं समाप्त हो गई। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, और नहीं समझ में आया तो आपको पता आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पे आके 1-2 बार वीडियोस को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे आपके कंपनी लॉस के वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।